पिछली कहानी में हमने देखा था कि नॉर्मन एक बार फिर से उसी बीमारी का शिकार हो चुका है जिस बीमारी से ठीक होने में उसे 22 साल लगे थे। उसने अपना मोटेल भी शुरू कर लिया जहां पर उसने कई लोगों को मारा था। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग साइको पार्ट 3। कहानी की शुरुआत में मॉरीन नाम की एक नन को दिखाया जाता है जिसका ईश्वर से जिंदगी से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, इसीलिए वो चर्च के ऊपर से कूदकर अपनी जान देना चाहती है। पर तभी वहां पर हेड नन्स आ जाती है और उन्हीं नन्स में से एक नन मॉरीन का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में वो खुद गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मॉरीन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चर्च छोड़ देती है। वो एक आदमी से लिफ्ट लेती है जिसका नाम ड्यूक है। ड्यूक उसे लिफ्ट देता है और जब अंधेरा हो जाता है तो मॉरीन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर मॉरीन उसे रोकती है, इसीलिए वो बारिश में रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी से उतर जाती है। ड्यूक अकेला यहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह पहुंच जाता है नॉर्मन के मोटेल में। वैसे तो ड्यूक एक म्यूजिशियन है पर उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए नॉर्मन के मोटेल में वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जॉब कर लेता है। वहीं शहर में दिखाया जाता है कि एमएस पूल के गायब होने के बाद शहर की पुलिस और जिस रेस्टोरेंट में एमएस पूल काम करती थी उसका ओनर परेशान होता है। एमएस पूल नॉर्मन की वही मॉम है जिसे उसने पिछली कहानी के अंत में मार दिया था। यहाँ रेस्टोरेंट में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेसी है। ट्रेसी एक जर्नलिस्ट है और वो सीरियल किलर के ऊपर आर्टिकल लिख रही है। इस जर्नलिस्ट को पूरा यकीन है कि नॉर्मन आज भी कत्ल करता है, वो ठीक नहीं हुआ। तभी रेस्टोरेंट में नॉर्मन आ जाता है और ये जर्नलिस्ट नॉर्मन से बात करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बातों ही बातों में नॉर्मन उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर देता है, पर तभी नॉर्मन पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है क्योंकि बाहर वो मॉरीन को देख लेता है, वही नन जो चर्च छोड़कर आ चुकी है। मॉरीन को देखकर उसे मैरियन क्रेन की याद आती है। मैरियन क्रेन वही लड़की है जो इस सीरीज के पहले भाग में $40,000 चुराने के बाद नॉर्मन के मोटेल में रुकी थी और नॉर्मन ने उसका कत्ल कर दिया था। नॉर्मन रेस्टलेस होकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मॉरीन नॉर्मन के मोटेल में जाती है और जब वो ड्यूक को वहां देखती है तो घबरा जाती क्योंकि रात को उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। ड्यूक रात के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि आसपास कोई भी मोटेल नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। मॉरीन के पास जितने पैसे होते हैं वो ड्यूक को दे देती है, लेकिन इन्हीं नोट्स में एक $5 का नोट फटा हुआ होता है। ड्यूक उसे अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर नॉर्मन आता है और वो मॉरीन को देखकर पूरी तरह से घबराया हुआ होता है। वो अंदर ड्यूक के पास जाता है और उसे पता चलता है कि मॉरीन को भी ड्यूक ने वही कमरा दिया है जो आज से कई साल पहले उसने मैरियन क्रेन को दिया था। नॉर्मन यहाँ पर पूरी तरह से विचलित हो जाता है। वो वापस अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम की मम्मी होती है और वो अपनी मॉम की मम्मी को बताता है कि मैरियन क्रेन वापस आ चुकी है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मन कहता है कि मैंने उसका सूटकेस देखा था, उस पर MC लिखा था, यानी कि मैरियन क्रेन। दरअसल जो नन उसके मोटेल में स्टे कर रही है उसका नाम मॉरीन कोयल होता है, इसीलिए उसके सूटकेस पर MC लिखा था। पर अब नॉर्मन को ये लगने लगता है कि ये वही लड़की है जिसका उसने कई सालों पहले कत्ल किया था, वो वापस आ चुकी है। नॉर्मन की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उसे मारना होगा। नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मुझे ये करना होगा। दरअसल नॉर्मन खुद ही आवाज बदल बदल कर बात कर रहा होता है, लेकिन वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का मरीज है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की जो यहाँ पर मम्मी है वो उससे बात कर रही है। रात को मोटेल का असिस्टेंट जनरल मैनेजर बाहर चला जाता है और ठीक इसी बीच नॉर्मन मोटेल के अंदर जाता है और जिस तरह से आज से कई साल पहले उसने दीवार के छेद से कमरे के अंदर मैरियन को देखा था, वो मॉरीन को भी देखता है और अब उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। वो अपनी मॉम के कपड़े और एक विग पहनकर उस कमरे में दाखिल हो जाता है जहां पर मॉरीन है। वो बाथटब में होती है, पर इससे पहले कि उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी मॉरीन को मारती, वो देखता है कि बाथटब में खून ही खून है। दरअसल मॉरीन ने अपने हाथों की कलाई काट ली होती है और जब नॉर्मन ने देखता है तो उसे एक शॉक लगता है जिसकी वजह से उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी जो उसके अंदर है, जो मॉरीन को मारना चाहती है, वो ऑफ हो जाती है और नॉर्मन अपने होश में आ जाता है। नॉर्मन उसको हॉस्पिटल ले आता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। मॉरीन नॉर्मन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। नॉर्मन को यहाँ पर ये पता चलता है कि मॉरीन के पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं है, इसीलिए वो उसे कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब तक चाहे तुम मोटेल में रह सकती हो, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। नॉर्मन यहाँ से वापस अपने घर आ जाता है
और वहां पर वो एक लड़की को देखता है। दरअसल ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसे नॉर्मन का असिस्टेंट जनरल मैनेजर अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर लाया होता है। नॉर्मन उस लड़की से बात करता है, वो पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है मैं ड्यूक के साथ यहाँ पर आई हूँ, और साथ ही साथ वो नॉर्मन के साथ फ्लर्टिंग भी करती है। नॉर्मन उसे जाते हुए देखता है और कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता है। अब जो उसका असिस्टेंट मैनेजर है वो और ये लड़की जब मेकआउट कर लेते हैं तो ड्यूक इस लड़की को वही 5 का फटा हुआ डॉलर देता है जो मॉरिन ने उसे दिया था। ये लड़की टेलीफोन बूथ पर जाकर किसी को कॉल करती है, पर तभी नॉर्मन वहां पर अपनी मॉम के कपड़े और विग पहनकर आ जाता है और इस लड़की को मार देता है। दरअसल जब भी नॉर्मन किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसके बाद उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है, जो उससे इसलिए कत्ल करवा देती है ताकि नॉर्मन और उसकी मॉम के बीच में कोई भी ना आ सके। अब अगले दिन नॉर्मन के मोटेल में बहुत सारे लोग रहने के लिए आ जाते हैं। साथ ही मॉरिन भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। मॉरिन अब कहीं ना कहीं नॉर्मन को पसंद करती है। रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होने वाले होते हैं, पर नॉर्मन ऐसा करने से मना कर देता है। और जब मॉरिन सो जाती है तो वो अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर एक बार फिर से उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उसे कह रही होती है कि मॉरिन को मार दो, पर नॉर्मन उसे नहीं मारना चाहता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। और मॉरिन भी घर के बाहर आ जाती है। नॉर्मन के हाथ में चाकू भी है। उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होना चाहती है, और अगर वो उसके ऊपर हावी हो गई तो मॉरिन को मार देगा। पर नॉर्मन अपने ऊपर काबू कर लेता है और मॉरिन को वहां से जाने के लिए कहता है। मॉरिन वहां से चली जाती है, पर उसी रात को एक बार फिर से वो अपनी मॉम की पर्सनैलिटी में आता है और उसके मोटेल में जो लोग आए होते हैं उनमें से वो एक खूबसूरत लड़की को मार देता है। अगली सुबह नॉर्मन के घर पर पुलिस आती है क्योंकि रात को जिस लड़की का उसने कत्ल किया है उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। पुलिस यहाँ पर उसके पूरे घर की तलाशी लेती है। उस कमरे में भी जाती है जहाँ पर उसकी मॉम की मम्मी होती है, पर जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। नॉर्मन भी ये देखकर हैरान होता है कि उसकी मॉम की मम्मी गई तो गई कहाँ। वहीं अब सब के सब हमें मोटेल के बाहर दिखाए जाते हैं, जहां पर पुलिस वाला एक बहुत बड़े आइस बॉक्स के अंदर से आइस निकालता है और हमें वहां पर उस लड़की का हाथ दिखता है जिसे नॉर्मन ने रात को मार दिया था, पर पुलिस को उसका हाथ नहीं दिखता। पुलिस यहाँ से चली जाती है और अब मॉरिन भी यहाँ से जा रही है क्योंकि उसे नॉर्मन की पूरी असलियत पता चल चुकी है। शहर में वो रिपोर्टर जो कि साइको क्राइम के ऊपर लिख रही होती है, जिसे नॉर्मन के ऊपर शक होता है कि वो आज भी कत्ल करता है, उसने मॉरिन को सब कुछ बता दिया होता है। मॉरिन यहाँ से चली जाती है और नॉर्मन भी अपने घर आ जाता है। वो अपनी मॉम को ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे अपनी मॉम कहीं नहीं मिलती। उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है नॉर्मन आई एम इन केबिन 12, कम सी मी मदर, यानी कि मैं केबिन नंबर 12 में हूँ, तुम मुझसे वहां पर मिलने के लिए आ जाओ। और जब नॉर्मन वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उसका असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है। उसी ने उसकी मॉम की मम्मी को वहां से चुराया था और अब वो मम्मी उसके पास है, और अगर ये पुलिस को मिल गई तो नॉर्मन को जेल हो जाएगी और इसके बदले ड्यूक को पैसे चाहिए। वो उससे पैसे मांगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और नॉर्मन ड्यूक की ही गिटार से उसके सिर पर कई बार प्रहार करता है, जिससे वो पूरी तरह से अचेत हो जाता है। और अब नॉर्मन ड्यूक और उस लड़की की बॉडी को, जिसे उसने एक रात पहले मारा था, गाड़ी की डिक्की के अंदर रखता है और गाड़ी को उसी दलदल की तरफ ले जाता है जहां पर वो हर एक बॉडी को डुबा देता है। पर यहाँ पर ड्यूक जिंदा होता है, इसीलिए उस पर हमला कर देता है। ड्यूक और नॉर्मन के बीच गाड़ी के अंदर मुठभेड़ होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से गाड़ी पानी के अंदर दलदल के अंदर चली जाती है और अब ये दोनों के दोनों डूबना शुरू हो जाते हैं। पर किसी तरह से नॉर्मन बाहर आ जाता है, पर ड्यूक की वहीं डूबकर मृत्यु हो जाती है। नॉर्मन वापस अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसके पास एक बार फिर से मॉरिन लौट चुकी है, क्योंकि मॉरिन को एहसास हो गया है कि वो नॉर्मन से प्यार करती है। साथ ही साथ उसके मन में ये भी होता है कि जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में एक हेडनर ने उसकी जान बचाई थी, अब उसका भी फर्ज है कि वो नॉर्मन की जान बचाए। वो नॉर्मन का हाथ पकड़ लेती है। नॉर्मन भी उसके हाथ पकड़ता है क्योंकि नॉर्मन भी उसे पसंद करता है। और तभी उसकी मॉम जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो डर जाता है। दरअसल ये उसकी खुद की आवाज होती है, जो उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की आवाज है। इस चिल्लाहट की आवाज से उसके हाथ से मॉरिन का हाथ छूट जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है, जहां पर एक मूर्ति होती है जिसके हाथ में धनुष बाण और तीर होता है। तीर पर मॉरिन का सर लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से नॉर्मन को बहुत दुख होता है और दुख से चिल्लाता भी है। पर अब घर के बाहर वो न्यूज रिपोर्टर भी आ
आ जाती है जिसने मॉरिन को सब कुछ बताया था और उसके हाथ में एक हथियार भी होता है। दरअसल वो यहाँ पर मॉरिन को लेने के लिए आई होती है, पर जब वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो वहां पर उसे मॉरिन की डेड बॉडी दिखती है। वो कहती है कि बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। और तभी उसके पीछे से नॉर्मन आ जाता है जो अब पूरी तरह से अपनी मॉम के रूप में है, यानी कि उसने अपनी मॉम की ड्रेस और विग पहनी हुई है। नॉर्मन रिपोर्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर नॉर्मन की मॉम की मम्मी है। यहाँ पर वो रिपोर्टर नॉर्मन की मॉम के बारे में, उसके परिवार की हिस्ट्री के बारे में उसे बहुत सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि एमा स्पूल, जिसकी मम्मी आज भी उसके घर पर है, वो तुम्हारी मॉम नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी मॉम की बहन थी जो तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती थी। पर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम से, यानी कि एमा की बहन से शादी कर ली। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और शादी के कुछ सालों के बाद उसने तुम्हारे डैड को मार दिया। साथ ही वो तुम्हें अपने साथ किडनैप करके भी ले गई और उसने अपने आप को यकीन दिलवा दिया कि तुम उसके असली बेटे हो। पर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो तुम्हें तुम्हारी असली मॉम के पास भेज दिया गया। नॉर्मन अपनी मॉम की आवाज में बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। साथ ही साथ वो अपने कपड़े उतारना भी शुरू कर देता है, यानी कि अपनी मॉम की ड्रेस। और अब वो रिपोर्टर के सामने पहुंच जाता है। उसे मारने के लिए वो चाकू उठाता है, पर चाकू का वार वो उस पर ना करके यहाँ पर जो मम्मी है, यानी एमा स्पूल, जो कि नॉर्मन की मॉम की बहन है, उस पर करता है। वो उस मम्मी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। रिपोर्टर की जान बच जाती है और अगली सुबह यहाँ पर पुलिस आती है जो नॉर्मन को अपने साथ ले जा रही है। पुलिस वाला नॉर्मन को कहता है कि तुम अब जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे, पर नॉर्मन कहता है कि मैं आजाद हो जाऊंगा। और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है और उसके पास उसकी आंट एमा स्पूल का हाथ है जिसे वो प्यार से सहला रहा होता है और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल भी होती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1986 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4। इस फिल्म का बजट था $8.4 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $14.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि साइको का थर्ड पार्ट आपको पसंद आया होगा।